Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and also hit the bell icon so that you can get notifications about the new videos timely. Today we will discuss about Order 7 of Civil Procedure Code 1908, which is plaint. पिछले लेक्चर में हमने देखा था ऑर्डर 6 में, जिसमें प्लीडिंग्स जनरली के बारे में बताया हुआ था कि जनरली जब प्लीडिंग की बात की जाती है तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, और ऑर्डर 6 में हमें प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के बारे में बताया गया था जनरली। लेकिन अब जो है हम ऑर्डर 7 में स्पेसिफिकली प्लेंट को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वो ऑर्डर 8 जिसमें हम स्पेसिफिकली रिटन स्टेटमेंट की बात करेंगे। अब अगर सेपरेटली प्लेंट की बात की जाए, जिसको हम दावा कहते हैं, जब हम एक कोर्ट में कोई प्लेंट फाइल करते हैं, कोई दावा फाइल करते हैं, जब हमने किसी पर्सन से कोई रिलीफ क्लेम करना होता है तो हम वो अदालत के थ्रू जो है वो करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्पेसिफाइड टाइम के अंदर जो है हम प्लेंट फाइल करते हैं अदालत में, जिसको हम कहते हैं दावा। अब जो ऑर्डर 7 है वो हमें बताता है कि जो प्लेंट आपकी है, जो दावा आपका है, वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए, या उसके एसेंशियल्स क्या है, किस तरीके से आपने दावा जो है वो ड्राफ्ट करना है, प्लीडिंग जो है वो आपने किस तरीके से करनी है। लेकिन यहाँ हम बात करें ऑर्डर 7 में सिर्फ और सिर्फ प्लेंट की, कि आपकी जो प्लेंट है, जो प्लेंटिफ ने फाइल करनी है कोर्ट में, किसी पर्सन से कोई रिलीफ क्लेम करना चाहता है कोर्ट के थ्रू, तो फिर वो क्या करेगा, प्लेंट फाइल करेगा। और प्लेंट में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो होना ज़रूरी है, किस तरीके से आप करेंगे, ये हमें बताया है ऑर्डर 7 ने। अब आ जाते हैं रूल 1 पर। रूल 1 क्या कहता है, पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड इन द प्लेंट। वो कहते हैं कि प्लेंट में जो पर्टिकुलर्स हैं वो कौन से होने चाहिए। अब जो ये रूल 1 है, ये हमारा पूरा दावा जो एक हम ड्राफ्ट करते हैं, दावा लिखते हैं, ये उसे एक्सप्लेन करता है, होली इसको एक्सप्लेन करता है कि एक दावे में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमें रूल 1 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये हमें सारा बता देता है कि एक प्लेंट के अंदर हमने किस तरीके से जो है वो प्लेन ड्राफ्ट करनी है, और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है, क्या क्या पर्टिकुलर्स जो है उसमें ज़रूरी होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये ऑर्डर पढ़ने से पहले बेहतर ये है कि आप जो है स्पेसिमेन के तौर पर जो है एक दावा अपने सामने रखें और उसको पढ़ें, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ कोर्ट। जब हम एक पेज पे एक दावा लिखते हैं तो टॉप ऑफ द पेज पर हम क्या लिखते हैं, इन द नेम इन द कोर्ट ऑफ, जो भी आगे कोर्ट का नाम होगा तो हम वो उस कोर्ट में, फॉर एग्जांपल हम दावा लिखते हैं तो सबसे पहले कहाँ फाइल करते हैं, सीनियर सिविल जज की अदालत में। तो इन द नेम ऑफ सीनियर सिविल जज, आगे जो सिटी होगा वो हम लिखेंगे कि कहाँ पर हम जो है ये दावा फाइल कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, टॉप पर आएगा नेम ऑफ कोर्ट। उसके बाद क्या आएगा, नेम, डिस्क्रिप्शन, रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिफ। जब नेम ऑफ कोर्ट ऊपर हम लिखते हैं उसके बाद थोड़ी स्पेस छोड़ी जाती है, जिस पर हम कोर्ट फीस लगाते हैं, टिकट्स लगाने के लिए जो जगह छोड़ी जाती है। उसके बाद आ जाता है नेम, डिस्क्रिप्शन, रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिफ। जो दावा कर रहा है उसको हम कहते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का नेम, प्लेंटिफ की जो कास्ट है, प्लेंटिफ की जो रेजिडेंस है वो लिखी जाएगी, और उसके बाद जो है क्या लिखा जाएगा, डिफेंडेंट, जिसके अगेंस्ट प्लेंट फाइल करने जा रहा है प्लेंटिफ, उसकी सारी यही डिस्क्रिप्शन, उसका नेम, उसकी कास्ट, उसकी रेजिडेंस एंड सो ऑन जो भी है वो डिफेंडेंट का लिखा जाएगा। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, जब ये चीज़ें हो जाएंगी, कि अब अगर जो है वो पार्टीज़ में से कोई माइनर है, फॉर एग्जाम्पल प्लेंटिफ माइनर है या डिफेंडेंट माइनर है, अब माइनर खुद से तो दावा नहीं कर सकता, उसको एक गार्डियन की ज़रूरत होती है दावा करने के लिए। अब वैसे तो सीपीसी फैमिली पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर हम एग्जांपल लें, क्योंकि प्लीडिंग जो है वो तो सेम ही होती है, जो प्लीडिंग के रूल्स हैं ना वो जो सीपीसी में बताया हुए हैं वो वही फैमिली के लिए भी हैं। तो अब फॉर एग्जांपल जो एक माइनर के खर्चे का, मेंटेनेंस का हम दावा करते हैं, उसमें माइनर जो है वो प्लेंटिफ बनता है। लेकिन प्लेंटिफ वो कैसे बनता है, क्योंकि वो अंडर 18 है तो वो खुद तो दावा नहीं कर सकता, वो अपनी माँ के जो है वो, उसकी जो माँ है वो गार्डियन बनती है उसकी, और अपनी माँ के जो है वो साथ वो प्लेंटिफ बनकर तो फिर दावा फाइल करता है।
क्योंकि वो माइनर होता है। अब जो माइनर है या पर्सन कोई अनसाउंड माइंड का है तो वो किसी न किसी के थ्रू जो है वो दावा फाइल करेगा, ठीक है। तो उसको पार्टी ज़रूर बनाया जाएगा, लेकिन एक गार्डियन के थ्रू। तो वो जो स्टेटमेंट है वो भी आप वहाँ पर लिखेंगे कि ये जो पार्टी है, ये प्लेंटिफ है या फिर ये जो डिफेंडेंट है ये माइनर है, तो ये जो दावा है ये इस गार्डियन के थ्रू ये कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं फैक्ट्स कंटेनिंग कॉज ऑफ एक्शन। अब इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये दरअसल आपको पर्टिकुलर्स में बताया गया है। अब ऊपर जो पार्टीज़ की सारी डिस्क्रिप्शन आ गई है। अब उसके बाद क्या आएगा, फैक्ट्स कंटेनिंग कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज। उसके बाद सारे फैक्ट्स आ जाएंगे जिसको हम कॉज ऑफ एक्शन कहते हैं, बिनाए दावा, कि आप क्यों केस फाइल कर रहे हैं अदालत में, वजह क्या हुई कि आपको अदालत में आना पड़ा। आपने अपना पूरा मसला बयान करना है। जो फैक्ट्स हैं ना वो आपने सारे के सारे लिखने। फैक्ट्स लिखने के बाद आपने ये लिखना है कि ये जो कॉज ऑफ एक्शन है, ये जो बिनाए दावा है, ये कब अरोज हुई है। कब अरोज होने का मतलब है कि कब से ये जो है ये मामला स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके बाद ज़िमन ऐड किया जाएगा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट का, कि क्या अदालत को जो है वो इस दावे की समाअत का इख्तियार भी हासिल है या नहीं। फॉर एग्जांपल कि अगर प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी का केस है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है साहिवाल में, ठीक है, और आप जो है वो दावा कर रहे हैं लाहौर में, तो फिर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन जो लाहौर में आप दावा फाइल करेंगे उसकी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, क्योंकि जो जहाँ पर प्रॉपर्टी का अगर मैटर आ जाए तो जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट करती होती है वहाँ पर ही आपने दावा करना होता है। तो यहाँ पर आप ज़िमन ऐड करेंगे कि साहिवाल में अगर आप दावा फाइल करें तो अदालत को जो है वो इख्तियार समाअत हासिल है। उसके बाद आ जाते हैं रिलीफ विच प्लेंटिफ क्लेम्स। जो प्लेंटिफ ने रिलीफ क्लेम करना है वो भी आप उसके पर्टिकुलर में जो है वो शामिल करेंगे, जैसे कि प्रेयर क्लॉज। अब यहाँ बात हो रही है प्रेयर क्लॉज की, कि एक्चुअली जो है इन शॉर्ट हम प्रेयर क्लॉज में ये बताते हैं कि जो प्लेंटिफ है वो अदालत से क्लेम क्या कर रहा है, उसको क्या चीज़ चाहिए, वो क्लेम किस बात का करता है। अगर पैसे उसने क्लेम करने हैं तो कितने पैसे क्लेम करने हैं वो इन शॉर्ट लिखेगा। अगर उसको कोई और दादरसी जो है वो अदालत से मतलूब है तो वो उसको प्रेयर क्लॉज में जो है वो मेंशन करेगा, बगैर अदालत को बताए कि मुझे ये चीज़ मतलूब है। अदालत आपको रिलीफ क्लेम नहीं कर सकती। सिर्फ बता देना कि ये मेरा मसला है ये इनफ नहीं होता, आपने ज़रूर बताना होता है कि आप क्लेम क्या कर रहे हैं। उसके बाद है सेट ऑफ और रिलिंक्विश एनी क्लेम। अगर तो जो है वो प्लेंटिफ अपनी प्लेंट में सेट ऑफ जो है उसकी इजाज़त दे देता है डिफेंडेंट को। सेट ऑफ सबसे पहले तो आप देखते हैं होता क्या है। सेट ऑफ ये होता है कि अगर आप पैसे जो है वो रिकवरी ऑफ मनी का आपने सूट किया है फाइल अदालत में, और आप जो है वो अपनी प्लेंट में ये क्लेम कर रहे हैं कि डिफेंडेंट ने मेरे इतने पैसे देने हैं। अब सेट ऑफ का मतलब ये है कि आप वहाँ पर मेंशन करें कि क्या आपने भी तो उसके कोई पैसे नहीं देने। यहाँ आप क्लेम, यहाँ पर आपका मेंशन करना ज़रूरी है ताकि बाद में जाके ये बात डिस्क्लोज ना हो, क्योंकि डिफेंडेंट ने बाद में डिस्क्लोज कर देना कि इसने भी मेरे पैसे देने हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी प्लेंट में जो सेट ऑफ है वो भी लिखें कि आपने ही उससे पैसे लेने हैं या आपने भी कुछ अमाउंट उसकी देनी है। और अगर आप अपना कोई क्लेम छोड़ रहे हैं, रिलिंक्विश कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो उसको भी आप मेंशन करेंगे कि ये मेरा क्लेम है, लेकिन इस क्लेम में से इतना हिस्सा जो है, इतना पोर्शन जो है वो मैं छोड़ रहा हूँ। अगर ऐसा कोई मैटर है तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आप उसकी अमाउंट जो है, आप अगर सेट ऑफ अलाउ कर रहे हैं तो वो भी आप मेंशन करेंगे कि मैंने इसको इतनी अमाउंट देनी है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और रिलिंक्विश कर रहे हैं अगर आप अपना कोई पोर्शन ऑफ क्लेम, तो वो भी आपने उसमें मेंशन लाजमी करना है। उसके बाद आ जाता है वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट। कोर्ट फीस के पर्पज़ के लिए जो लास्ट पे जो दावे के 3 ज़िमन होते हैं ना, जहाँ पर ज़िमन आते हैं तो वहाँ पर जो लास्ट वाले 3 ज़िमन होते हैं वो लीगल होते हैं। लीगल से क्या मुराद है कि आपने उन 3 ज़िमन में क्या क्या शामिल है। ज्यूरिसडिक्शन, अदालत का आपने ज्यूरिसडिक्शन लाजमी बतानी है कि है या नहीं। उसके बाद जो है कोर्ट फीस जो है आपके जो सूट की वैल्यू है। जब कोर्ट फीस लगानी होती है तो फिर वो किसको मद्देनज़र रखकर लगाई जाती है कि आपका जो सूट है, आपका जो दावा है उसकी मालियत क्या है। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी की जो मालियत है वो 2 लाख से ऊपर की है, तो आप लिखेंगे, ये बात बताएंगे कि सब्जेक्ट मैटर जो है मेरी प्रॉपर्टी की इतनी मालियत है, ताकि कोर्ट फीस जो है वो एसरटेन की जा सके कि इस पर कोर्ट फीस कितनी लगनी है, क्योंकि मालियत जो है वो दावे की उसके हिसाब से कोर्ट फीस लगती होती है, ठीक है।
और मतलब जो लास्ट वाले 3 ज़िमन होते हैं उसमें सबसे पहले हमारा कॉज ऑफ एक्शन कब अरोज हुई, उसके बाद जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट है या नहीं, और लास्ट पर हमारा आ जाता है कोर्ट फीस, जो कि सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू हमने बतानी होती है, जिससे कोर्ट फीस का पता लगता है कि कोर्ट फीस कितनी लगेगी। उसके बाद आ जाता है रूल 2। रूल 2 भी इंपॉर्टेंट रूल है कि जब हमने दावा दिला पाने करना होता है, ठीक है। इन मनी सूट्स जब हमने रिकवरी ऑफ मनी करनी होती है, दावा दिला पाने करना होता है, तो फिर उसमें क्या क्या सिचुएशंस आती हैं। इसमें हमारे पास 2 कंडीशंस आती हैं। अगर तो हमने सिर्फ रिकवरी ऑफ मनी करनी है, फॉर एग्जांपल आप डिफेंडेंट ने आपके कुछ पैसे देने हैं, 5 लाख रुपया उसने आपका देना था, लेकिन उसने आपके पैसे नहीं दिए, या फिर आपका उसके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ था, उसने एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, आपका नुकसान हुआ, तो आप रिकवरी ऑफ मनी करेंगे उससे, ठीक है। आप जो रिकवरी ऑफ मनी क्लेम कर रहे हैं डिफेंडेंट से, उसकी प्रिसाइज अमाउंट आपने अदालत को लाजमी बतानी है, अपने दावे में मेंशन करनी है कि इससे मैं 5 लाख रुपए क्लेम करता हूँ, मुझे ये लेकर दिए जाएं। लेकिन अगर रिकवरी ऑफ मनी के साथ साथ वो मींस प्रॉफिट भी क्लेम करता है, मींस प्रॉफिट क्या होता है? मींस प्रॉफिट होता है कि उसने रिकवरी ऑफ मनी तो करनी है, लेकिन जो मेरी चीज़ उसके पास थी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसने मुझे वापस नहीं की, और इसने इतनी देर इससे बेनिफिट उठाए रखा है, जो इसने मेरी चीज़ से बेनिफिट उठाए रखा है, मुझे उसके भी पैसे चाहिए, तो ये मींस प्रॉफिट कहलाता है। और अगर इसके साथ साथ मींस प्रॉफिट जो है वो भी आप क्लेम कर रहे हैं, तो आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि मुझे मींस प्रॉफिट भी दिलाया जाए, आपने उसकी अप्रॉक्सीमेट जो अमाउंट है रिकवरी ऑफ मनी और मींस प्रॉफिट मिलाकर जो आपकी अप्रॉक्सीमेट अमाउंट बनती है, वो आपने लाजमी दावे के अंदर मेंशन करनी है कि आप कितने पैसे जो है वो क्लेम कर रहे हैं। अब आ जाते हैं रूल 3 पर। रूल 3 क्या कहता है? वेयर सब्जेक्ट मैटर इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर मैटर है, या जो दावा आप कर रहे हैं उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती, विच इज़ परमानेंटली अटैच टू द अर्थ, उसको कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का मैटर है, तो आपने प्लेंट में उस प्रॉपर्टी की सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ पर मौजूद है, उसकी बाउंड्रीज़ के बारे में बताएंगे, उसका खेवट बताएंगे, उसकी खतूनी नंबर बताएंगे, उसका अहाता नंबर बताएंगे, रकबा कितना है, आप उस सब चीज़ों को जो है वो डिस्क्राइब करेंगे उसके पहले ज़िमन के अंदर, ताकि उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है, कितनी प्रॉपर्टी का जो है वो मैटर है, या जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है वो कितनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद रूल 4 आ जाता है, वेयर प्लेंटिफ सूज एज रिप्रेजेंटेटिव। अगर प्लेंटिफ जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो है वो केस फाइल कर रहा है, कैसे कि अगर जो असल जो प्लेंटिफ है वो मौजूद नहीं है, फॉर एग्जांपल वो आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है, उसने अपनी जगह पर अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेजा कि मेरी जगह पर जाकर आप सूट फाइल करें, तो वो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में सूट फाइल करेगा, ठीक है। तो अब रूल 4 क्या कहता है कि अगर ऐसा कोई प्लेंटिफ है जो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में जो है वो सू कर रहा है, तो उसको शो करना पड़ेगा कि उसका सब्जेक्ट मैटर में क्या इंटरेस्ट है, या उसने कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो उठाए हैं जो कि ज़रूरी हैं, जो उसको रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर के तौर पर इनेबल करते हैं कि वो सूट फाइल कर सकता है। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है कि उसको जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, जो असल प्लेंटिफ होता है वो उसको उस पर्सन को पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, उसको मुख्तार जो है वो मुख्तारनामा के थ्रू जो है वो मुख्तार ख़ास जो है अपना मुकर्रर करता है कि मेरी जगह पर ये पर्सन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में सूट फाइल कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं रूल 5। रूल 5 कहता है डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी टू बी शोन, कि अपनी प्लेंट में जो है हमने ये बात दिखानी है, ये शो करनी है कि इस जो प्लेंट है, ये जो मैं दावा कर रहा हूँ, इसमें डिफेंडेंट का क्या इंटरेस्ट है, क्यों मैं उसके खिलाफ जो है ये दावा कर रहा हूँ, और उसकी लायबिलिटी भी शो करनी है कि क्यों और किस तरीके से ये पर्सन जो है ये लायबल है कि ये कोर्ट में आए, कोर्ट इसको बुलाए और ये प्लेंटिफ के इन बातों का जवाब दे। जवाब कब देगा? जब रिटन स्टेटमेंट देगा वो अपनी, ठीक है, वो भी प्लीडिंग में आता है। उसके बाद रूल 6। रूल 6 क्या कहता है? ग्राउंड्स ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम लिमिटेशन लॉ। अब लिमिटेशन लॉ क्या है
कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि दावा जो है वो बार्ड बाय लिमिटेशन तो नहीं है। बार्ड बाय लिमिटेशन मींस कि इन टाइम जो है, टाइम पीरियड के हर दावा जो है वो करने के लिए, हर सूट फाइल करने के लिए एक डेट, एक टाइम मुकर्रर होता है कि इतने अरसे के अंदर अंदर आप दावा कर सकते हैं। अगर जो है वो कॉज ऑफ एक्शन अरोज होने के बाद टाइम पीरियड के अंदर आप दावा करते हैं तो आपका जो दावा है वो चलेगा। अगर टाइम पीरियड के अंदर आपने दावा नहीं किया तो फिर आपका दावा जो है वो नहीं चल सकता। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि अगर आपने लिमिटेशन लॉ जो है उससे एग्जाम्पशन लेनी है तो आपके पास कौन कौन से ग्राउंड्स होंगे। मतलब अगर आप जो है वो टाइम बार्ड है आपका दावा, आप टाइम के बाद आकर जो है वो सूट फाइल कर रहे हैं, तो आप उसके लिए ग्राउंड्स कौन कौन से देंगे, ये भी आपने रीज़न लिखनी है कि मैंने टाइम पीरियड के अंदर जो है वो दावा फाइल मैं क्यों नहीं कर सका या प्लेन फाइल क्यों नहीं कर सका। उसके बाद आ जाता है रूल 7, रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली क्लेम्ड। एक ही कॉज ऑफ एक्शन है, लेकिन उस कॉज ऑफ एक्शन में जो आपने क्लेम किया है ना कोर्ट से, वो आपके क्लेम्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप रिकवरी ऑफ मनी भी क्लेम कर रहे हैं, आप मींस प्रॉफिट भी क्लेम कर रहे हैं, बट कॉज ऑफ एक्शन एक ही है। आपका जो मसला है वो एक ही चीज़ से रिलेटेड है, सब्जेक्ट मैटर आपका एक ही है। ठीक है, लेकिन आप जो क्लेम कर रहे हैं वो दो दो चीज़ें कर रहे हैं, तो आप उसको स्पेसिफिकली जो है वो क्लेम करेंगे कि रिकवरी ऑफ मनी जो है वो मैंने कितनी इससे करनी थी और मींस प्रॉफिट मैं इससे कितना क्लेम करना चाहता हूँ, उसको मिलाकर फिर अप्रॉक्सीमेट जो अमाउंट होगी वो भी आपने इसमें लिखनी है। ये था एक कॉज ऑफ एक्शन में अगर आपने क्लेम जो है वो डिफरेंट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप उसे स्पेसिफिकली जो है वो क्लेम करेंगे। उसके बाद रूल 8 आ जाता है, रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड्स। अगर आपके कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन की बेस पर आप डिफरेंट जो है वो रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, तो भी आपको डिस्टिंक्टली और सेपरेटली वो क्लेम करने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ही दावे में आप ज़्यादा सारे जो है वो क्लेम आपके हैं, तो उसमें आप सेपरेटली और डिस्टिंक्टली जो है वो क्लेम करेंगे वो चीज़ें। फॉर एग्जांपल आप मेंटेनेंस का केस भी कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप जो है वो अपनी सामान जहेज़ की वापसी का केस भी कर रहे हैं। मतलब फैमिली में जो है, वैसे सीपीसी फैमिली पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन प्लीडिंग के जो रूल है ना वो एक जैसे ही हैं, तो आप जो है वो क्लेम सेपरेटली और डिस्टिंक्टली जो है वो क्लेम करेंगे। ये है रूल 8। अब आ जाते हैं रूल 9 पर। रूल 9 क्या है? प्रोसीजर ऑफ एडमिटिंग प्लेंट। अगर जो प्लेंट है वो एडमिट कब होगी उससे पहले कुछ प्रोसीजर भी है। जब आप अपनी प्लेंट ड्राफ्ट कर लेते हैं उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है कि आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ में अटैच करते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपकी प्लेंट के साथ आपने अटैच करने होते हैं अपने केस को साबित करने के लिए। ये जो दीगर और उसके साथ हमने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं वो सारे के सारे अटैच किए जाते हैं। जब वो एक फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उसकी जो है हर डिफेंडेंट, फॉर एग्जांपल एक डिफेंडेंट है तो उसकी एक डिफेंडेंट को कॉपी भेजनी होती है, तो उसकी एक्स्ट्रा कॉपी लगानी होती है। अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो जितने डिफेंडेंट होते हैं उतनी कॉपीज़ उसकी तैयार की जाती हैं। डिफेंडेंट की कॉपीज़ तैयार करने के बाद 2 एक्स्ट्रा कॉपीज़ तैयार की जाती हैं कोर्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्ट फॉर्म ऑफ समन, जब जो डिफेंडेंट को बुलाना है कोर्ट में उसका जो खर्चा होता है और उसकी सर्विस की जो फीस होती है वो सारी की सारी वो देनी पड़ेगी। आपको समन के जो फॉर्म्स हैं वो साथ अटैच करने पड़ेंगे। और अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जो है सूट फाइल कर रहा है या जिसके अगेंस्ट जो है वो सूट फाइल किया जा रहा है, तो उसके बारे में भी आपने जो डॉक्यूमेंट है वो साथ में लगाना है कि आप फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ है वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जो है वो सूट फाइल कर रहा है, तो उसके साथ वो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो लगाएगा। उसके बाद आ जाता है रूल 10 एंड 11। ये दोनों के दोनों जो रूल हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रूल 10 है रिटर्न ऑफ प्लेंट। प्लेंट रिटर्न कब होती है? जब जुरिस्डिक्शन ना हो कोर्ट की उस सूट को जो है वो उसकी समाअत के लिए, तो फिर वो जो प्लेंट है आपकी वो फ़ौरन ही रिटर्न हो जाती है ताकि उसको जो है वो अप्रोप्रिएट फोरम पर जाकर फाइल किया जाए। अगर प्रॉपर्टी का मैटर है, प्रॉपर्टी लाहौर में है, सूट फाइल आप साहिवाल में कर रहे हैं, तो यहाँ से आपकी प्लेंट जो है वो रिटर्न हो जाएगी कि आप जाकर इसको अप्रोप्रिएट फोरम पर जाकर सूट फाइल करें, मतलब लाहौर में जाकर आप जो है ये दावा करें। उसके बाद आ जाता है रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिटर्न ऑफ प्लेंट तो देख लिया कि जुरिस्डिक्शन ना होने की वजह से आपकी प्लेंट रिटर्न होगी। रिजेक्ट कब होगी आपकी प्लेंट?
इसमें 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जब आपने अपना कॉज ऑफ एक्शन ही डिस्क्लोज ना किया हो, अदालत को पता ही ना चल रहा हो कि आपका मसला क्या है, आप क्लेम क्या कर रहे हैं, चीज़ें जो है वो अनसर्टेनली जो है वो बयान की गई हों, कॉज ऑफ एक्शन जो है वो डिस्क्लोज ना किया गया हो, तो आपकी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। उसके बाद है अंडर वैल्यूड। अगर आपने अपनी जो दावे की मालियत है वो कम लगाई है कोर्ट फीस से बचने के लिए, क्योंकि जितनी मालियत ज़्यादा होगी उतनी कोर्ट फीस ज़्यादा लगेगी। मैक्सिमम कोर्ट फीस 15,000 की लग सकती है अगर आपकी दावे की जो मालियत है वो 2 लाख से ऊपर हो। 2 लाख से ऊपर हो अगर आपकी जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है तो आपको कोर्ट फीस 15,000 देनी पड़ेगी। अगर 2 लाख से नीचे की है तो आपको 7.5% मतलब 7,500 की कोर्ट फीस लगानी पड़ती है। अगर आपकी दावे की मालियत जो है वो 2 लाख से ऊपर थी और आपने 1 लाख लिखी हुई है तो इट्स मीन कि आपका जो सूट है, जो प्लेंट है वो अंडर वैल्यूड है, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो सकती है। कोर्ट फीस से बचने के लिए आपने अंडर वैल्यू कर दिया उसको। उसके बाद थर्ड वन है इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड, कि आपने कोर्ट फीस जो लगाई है, ये जितने स्टैम्प पेपर्स लगे हैं वो आपने कम पैसों वाले लगाए हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टैम्प पेपर जो है वो ज़्यादा मालियत वाला लगना था, आपने कम वाला लगाया है, तो इट्स मीन कि वो इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, तो उसकी वजह से भी आपकी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। लास्ट वन इज़ बार्ड बाय लॉ। बार्ड बाय लॉ मीन्स किसी लॉ ने उस पर बार लगा दी है कि ये जो प्लेंट है ये यहाँ पर एंटरटेन नहीं की जा सकती। फॉर एग्जांपल कोई स्पेशल लॉ मौजूद है, बैंकिंग का कोई मैटर है, आपने जाना था बैंकिंग कोर्ट में, या आप जो है वो स्पेशली उसके लिए कोई सेपरेट से कोर्ट मौजूद है, टेररिज्म का कोई मैटर है, आपने जाना था एंटी टेररिज्म कोर्ट, आप चले गए हैं सिविल कोर्ट में, तो इट्स मीन कि आपका जो प्लेंट है, आपका जो दावा है ये बार्ड बाय लॉ है, ठीक है। तो इन बेसिस पर आपकी प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट तो एक डिक्री है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अ डिक्री, तो क्या इसमें हम फ्रेश प्लेंट फाइल कर सकते हैं या नहीं। ये एक बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है जिस पर अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं कि क्या नई प्लेंट जो है नए सिरे से रिजेक्ट होने के बाद फाइल की जा सकती है या नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हमें रूल 13 में मिलता है कि यस, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज अ डिक्री, लेकिन जो है इट डज नॉट प्रिक्लूड द प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट। फ्रेश प्लेंट जो है आप फाइल कर सकते हैं जब आप इन सब को, इन सारी खामियों को दूर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने सूट अंडर वैल्यूड था पहले, आप उसकी मालियत ठीक करें और आप दोबारा से फ्रेश प्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं अंडर रूल 13। रूल 13 आपको ये रेमेडी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आ जाते हैं रूल 12 पर। रूल 12 क्या है? प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट, कि जब प्लेंट रिजेक्ट करनी है उसका भी कोई प्रोसीजर होगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप फौरी तौर पर रिजेक्ट कर देंगे। जज जो है वो क्या करेगा, जज शैल रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू डेट इफेक्ट विद रीजंस, कि वो रीज़न भी मेंशन करेगा और एक ऑर्डर टाइप करवाएगा कि मैंने क्यों ये ऑर्डर किया, ये जो प्लेंट है मैंने किस बिना पर रिजेक्ट किया, वो रीजंस जो है वो रिकॉर्ड करवाएगा। उसके बाद आ जाता है रूल 14, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन विच प्लेंटिफ सूज। प्लेंटिफ जो है वो जिन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई कर रहा है अपने केस को मजबूत करने के लिए या अपने स्टैंड को साबित करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अगर वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसकी पावर और पोजेशन में है, उसके पास मौजूद है, तो वो उसको तब ही जो है जब वो प्लेंट फाइल करेगा उसी के साथ अटैच करके अदालत में देगा। अगर अब सेकंड जो है वो इसका सब रूल 2 क्या कहता है, लिस्ट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स कौन से, जो कि उसकी पोजेशन में है या फिर उसकी पोजेशन या पावर में नहीं है लेकिन फिलहाल उसके पास मौजूद नहीं है, तो वो क्या करेगा, ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट्स इन अ लिस्ट टू बी एडिड और नेक्स्ट टू द प्लेंट। वो एक प्लेंट के साथ एक लिस्ट लगाएगा जिसके अंदर वो लिखेगा कि मैं इन डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल ये मेरी पोजीशन या पावर में नहीं है, ये इन फ्यूचर बाद में जब ये मेरी पोजीशन में आ जाएंगे तब ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मैं कोर्ट में दूंगा। उसके बाद आ जाता है रूल 15, स्टेटमेंट इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट इन प्लेंटिफ्स पोजीशन और पावर, कि अगर उसकी पोजीशन या पावर में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो उसके प्लेंट में उसने जो है वो प्लेंट के साथ लगानी थी, तो फिर क्या होगा, ही शैल इफ पॉसिबल स्टेट इन हुज पोजीशन और पावर इट इज़, कि वो वहाँ पर साथ में मेंशन करेगा कि ये किसकी पोजीशन या पावर में है, जो डॉक्यूमेंट उसने साथ में अटैच करना है वो किसकी पोजीशन में, ठीक है।
So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video, then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.